हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एकेडमिक मास्टर पर। तो कैसे हैं दोस्तों? और उम्मीद है कि बेहतर होंगे और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से जारी होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में क्या पढ़ेंगे? मैथ में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट, कंसेप्ट और पूरी थ्योरी को, पूरे चैप्टर के थ्योरी को एक एक करके बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसके आधार पर हम अगले वीडियो में यानी कल सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इन सभी कंसेप्ट के आधार पर जो होंगे उनको हम लगाएंगे और समझेंगे। आज का ये वीडियो पूरा रियल नंबर का थ्योरी कंसेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग लगाते हैं, क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होंगी बातें। तो रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर क्या होता है देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं, उसे ही हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो संख्या रेखा होती क्या है? देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी लाइन होती है और इस पे हम संख्याओं को जब लिखते हैं इस पे जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो क्या होती है? यही संख्या रेखा हो जाती है। ये देख रहे होंगे आप बीच में जीरो, और बीच के दाईं ओर क्या दिखाई पड़ रहा होगा? पॉजिटिव नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे। इसके ठीक बाईं ओर सारे निगेटिव नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे, इसके बीच में दशमलव संख्याएं भी होंगी। ठीक है, और इन्हीं के बीच में परिमेय संख्याएं भी होंगी, यानी दशमलव संख्याओं को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो संख्या रेखा पर हम क्या नहीं दिखा सकते हैं? इमेजिनरी नंबर को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमें तो इस चैप्टर में वास्तविक संख्या के बारे में ही बात करना है। तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या यहाँ पर क्या आ गई? तो हमने संख्या रेखा को बताया, तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको इसकी भी जानकारी दे देता हूं। इमेजिनरी नंबर, जिसे आप लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। कल्पना मतलब क्या होता है? एजम्पशन, यानी कि हमारी कल्पनाओं के आधार पर जो नंबर है, इसको हम आयोटा यानी स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जिसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं। स्मॉल आई के बराबर होता है √-1। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है किसी भी रूट वाले नंबर को हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद हमारे सामने एक निगेटिव संख्या आनी चाहिए। अगर निगेटिव आती है तो वो इमेजिनरी होगी, अगर पॉजिटिव आती तो वह वास्तविक संख्या होती। इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो अभी हम क्लास 10th में वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे इसके प्रकारों को, और एक एक करके सभी प्रकारों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। इसके प्रकार मुख्य रूप से दो हैं, जिसे हम, पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं और इसे इरेशनल के नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q क्या है? P और Q दोनों ही इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक क्या है, इसके भी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पूर्णांक संख्या क्या है? ठीक है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए।
ये जो क्यू कभी भी 0 के बराबर न हो। अगर कोई भी संख्या इन तीनों बातों को फॉलो करती है तो वह किसके अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एग्जाम्पल इसके तो जैसे देखिए 1/2, 1 क्या है? एक पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, p/q के रूप में लिखा है, यह एक परिमेय संख्या है। बात करेंगे रूट में 9 की, 9 भी एक, रूट में 9 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? तो जब देखेंगे आप रूट के अंदर क्या है तो 9 है, 9 क्या है? 9 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण वर्ग है 9, जिसे हम बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर ऊपर कुछ भी है, अगर नीचे आपको 9 दिखाई दे तो आप नीचे 1 लगा सकते हैं, जो कि किस रूप में हो गया? p/q के रूप में हो गया, जिसे हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर की ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। तो कौन सी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते? ठीक है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो एग्जाम्पल के रूप में रूट में 8, जब तक ये संख्या रूट से बाहर पूरी तरह नहीं आएगी तब तक यह क्या होगा? यह p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। और जब यह संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जाएगी तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। एक एक करके बातों को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कुछ और नंबर भी हैं जो आप बहुत ही छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे होंगे, उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। इसमें सबसे पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर जानते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनती के लिए प्रयोग में लाते हैं। यही वह सबसे पहली संख्या थी जिसका प्रयोग मनुष्यों ने शुरू किया था। कोई भी चीज की गिनती करना हो तो यहीं से शुरू होता है। कोई भी चीज अगर आपको गिनना हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो आप कहेंगे हम सबसे पहले 1 बोलेंगे, फिर 2 बोलेंगे और फिर इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी गिनती की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? तो आप कहेंगे 1 से। कहाँ तक जाती हैं तो इसका कोई अंत नहीं है, जहां तक आप बढ़ाते जाएं। तो आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? हमने कहा कि 1 लाख, आपने कहा 1 लाख 1, यानी कि कोई भी संख्या आप बोलेंगे हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो वह फिर से आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से यह अनंत की तरफ चला जाएगा। आप जितनी भी कल्पना करेंगे वो प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत 1 से होगी। आगे बात आएगी पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे। होल नंबर क्यों कह रहे हैं? पूर्ण संख्या क्यों कह रहे हैं? पूर्ण तो हम उसी को कहते हैं जो किसी न किसी तरीके से पूरा हो। यानी पूरा कैसे होगा? तो इस पूरे समूह में, संख्याओं के श्रेणी में जो प्राकृतिक संख्या है, क्या करेंगे हम? प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को भी जोड़ देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे तो ये जो समूह बनेगा ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत 0 से होती है और फिर वही 1 2 3 आगे आप जहां तक सोच सकते हैं वहां तक जाइए, ये सभी पूर्ण संख्या में आएगी। कब पूर्ण संख्या में आएगी? जब संख्या की शुरुआत 0 से होगी। अगर वही संख्या की शुरुआत हम 1 से करते हैं तो वह क्या होगा? वह प्राकृतिक संख्या होगा। उम्मीद है बेहतर तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करेंगे पूर्णांक संख्या की, जिसे हम इंटीजर नंबर के नाम से जानते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और
न्यूट्रल नंबर जिसे हम जीरो कहते हैं, इस पूरे संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसमें निगेटिव नंबर भी आएंगे, निगेटिव नंबर में आप जहां तक सोच सकते हैं वहां तक, जीरो भी आएगा और इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। ठीक है, ये सारे संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ और संख्याओं को जानेंगे जो इस चैप्टर में बार बार प्रयोग में आएंगे, जो है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। सबसे पहले हम जानेंगे भाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलें तो कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी कि 2 से ज्यादा ही गुणनखंड होने चाहिए। मतलब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक संख्या 16 है, यह कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, कट रहा है पूरी तरह, तो आप बताएंगे पहला तो ये 1 से कटेगा, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। 1 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, फिर ये 4 से कटेगा, फिर ये 8 से कटेगा और फिर ये 16 खुद से कटेगा। कोई भी संख्या एक और खुद से कटती ही कटती है। ठीक है, सिवाय एक के, उसका केवल एक ही, वो केवल एक ही से कटता है। ठीक है, 16 कितनी संख्याओं से कट रहा है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं से कट रहा है, यानी 16 का जो गुणनखंड होगा वो कितने होंगे, तो 5 होंगे। तो ये भाज्य संख्या है या नहीं है, तो हमने कहा था कि भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो हम गिनेंगे 1 2 3, 3 से ज्यादा है तो भाज्य संख्या होगा। अगर ये 2 होता तो हम इसे भाज्य संख्या नहीं बोलते, अगर 2 होता तो हम इसे क्या बोलते, हम इसे बोलते अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, ना ही 2 से कम होना चाहिए और ना ही 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड 2 है? सबसे पहली संख्या जो है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या, वह 2 है। 2 के पास 2 गुणनखंड है, वह 1 से कटता है और खुद 2 से कटता है, यानी कि इसके पास पूरे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तो 2 हो गई। कौन कौन? एक तो खुद से और एक तो 1 से। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके पास केवल 2 ही गुणनखंड हों, ना तो उसके पास 2 से कम गुणनखंड होने चाहिए और ना ही 2 से ज्यादा गुणनखंड होने। अगर वो 3 संख्या से कट रहा है तो वो भाज्य संख्या नहीं होगा, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो वो भाज्य संख्या होगा। जैसे बात करें 3 की, तो आप बताएंगे कि 3 कौन कौन सी संख्या से कटता है। सबसे पहले वो खुद से कटेगा, फिर बात करें वो 1 से कटेगा। ये कितनी संख्याओं से कट रहा है, यानी ये इनके कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे इनके तो 2 ही गुणनखंड हैं, तो कौन सी संख्या हुई, तो वो हुई अभाज्य संख्या। हम बात करें 4 की, 4 कौन कौन सी और कितने संख्याओं से कट रहा है, तो आप कहेंगे एक तो वो खुद से कटेगा, दूसरा वो 1 से कटेगा, और भी किसी संख्या से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये 2 से भी कटेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये 3 संख्याओं से विभाजित है, यानी कि इसके पास गुणनखंडों की जो संख्या है वह 3 है। 3 है तो कौन सी संख्या होगी, भाज्य होगी या अभाज्य होगी? हमने बताया अभाज्य होने के लिए केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, 2 से ज्यादा होंगे तो अभाज्य होंगे, यानी कि 2 से ज्यादा होंगे तो भाज्य होंगे, माफ कीजिएगा। तो बात आती है एक क्या है, फिर एक क्या है? एक तो केवल 1 से ही कटता है, यानी इसके पास गुणनखंडों की संख्या तो 1 ही है। तो हम कहेंगे कि 1 ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है,
आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक छोटे से और बहुत ही आसान टॉपिक को देख लेते हैं जिसे हम सम संख्या और विषम संख्या के नाम से जानते हैं। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी तरह कट जाए। ठीक है, वह कोई भी संख्या हो सकती है जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। मैंने ये 5 ही चीज क्यों लिखा? तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने केवल 5 ही चीज लिखा। मेरे ये 5 चीज लिखने के पीछे का कारण ये है कि ऐसी संख्याएं जिसका इकाई का अंक इनमें से कुछ भी हो, वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी, क्योंकि जिसके इकाई के अंक में इनमें से कोई भी संख्या होगी वह 2 से पूरी तरह विभाजित होगा, कट जाएगा। विषम संख्या क्या होगी? तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान इनके अलावा कुछ और हों, जैसे 53, इसका इकाई का अंक जो है 3 है, इनमें से कोई संख्या है क्या? तो आप कहेंगे नहीं जी, 3 तो इस पांचों में से कोई नहीं है, यानी कि वो 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा? तो वो विषम संख्या होगा। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए बढ़ाते हैं बातों को आगे की तरफ, और अब चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, ये कौन सा प्रमेय है? इसमें ये बताया जाता है कि जब हम भाग करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी संख्या लिया, कोई संख्या है b, उसको हमें, जैसे मान लीजिए हमने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया a को हमें भाग देनी है कौन सी संख्या से? b से हमें भाग देना है। भाग देने पे हमें भागफल q प्राप्त होता है, यानी q बार में b से a में भाग जाती है। उसके बाद शेषफल हमें प्राप्त होता है r। ये 4 चीजें अवश्य ही आपको, अगर आप भाग किए होंगे या करते होंगे, तो ये 4 चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। उदाहरण के रूप में हम एक करके देख भी लेते हैं, जैसे हमें भाग करना है 15 में किससे? 2 से। तो आप कहेंगे 2 से 15 में भाग देना है, तो हमारा भागफल कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 7 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 14 होगा, यानी 14 होगा, और शेषफल हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे 4 चीजें आ रही हैं जिसमें भाग देना है। ठीक है, जिसमें भाग देना है यानी जो अंदर है उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। जो हमारा जितनी बार में कटता है उसे हम बोलते हैं भागफल। जो लास्ट में शेष बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह यही कहता है कि जो भाज्य है, जो बीच का a है, वह बराबर होगा किसके? भाजक और भागफल के गुणनफल के। गुणनफल में जब हम शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें a प्राप्त होगा, यानी भाज्य प्राप्त होगा। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? a बराबर b गुणे q प्लस में r। यही कहता है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम हिंदी में लिखें तो होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है,
जैसे हमने यहाँ पे भाग किया, हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि यह जो हमारा फार्मूला है वह सही है या नहीं। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, यहाँ पे देखिए तो 15 है हमारा भाज्य। यह किसके बराबर होगा इसके अनुसार, तो यह बराबर होगा भाजक 2 भागफल कितना है 7 इनके गुणनफल, और फिर हमें क्या जोड़ना है शेषफल जो कि 1 है। तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, और इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा 15 के बराबर आ जाएगा। यानी हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला है, सूत्र है, वह बिल्कुल सही है। इसका उपयोग हम कल के वीडियो में जब हम सवालों पर देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो इसके बेसिस पे जो भी सवाल होंगे, जो भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उसकी उन सभी सवालों को हम करेंगे। आगे देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह क्या है, ये क्या होता है, तो इसका प्रयोग हम HCF निकालने के लिए करते हैं। दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। इसमें जो फार्मूला का यूज होता है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो हमने इससे पहले पढ़ा, जो था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब इसके आधार पर एक हम उदाहरण की मदद से समझेंगे कि कैसे हम HCF निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है हमारे सामने, एक 135 है और एक है 20। इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या को हम मानते हैं कि भाज्य के जगह पे रखते हैं 135, भाजक तो हम दूसरी संख्या, छोटी संख्या जो है उसको मानेंगे 20। ऐसा गुणा करें, उस संख्या से हम गुणा करें कि वह 135 से छोटा ही रहे, उससे बड़ा ना हो, जैसे हम भाग में करते हैं। तो 20 से हम 6 बार में गुणा करेंगे जिससे 120 आएगा। वहीं हम 7 बार में करते तो 140 आता, जो 135 से बड़ा है। तो ऐसा नहीं करेंगे तो शेष क्या बचेगा, शेषफल 120 को 135 में से घटाएंगे तो शेषफल 15 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये, जैसे मानिए अब जो भाजक था हमारा, अब भाजक को हम भाज्य के स्थान पर लिखेंगे। अभी ये कंटिन्यू है, ऐसा नहीं समझेंगे कि ये एक अलग लाइन है और ये एक अलग सवाल है, तो दोनों ही एक ही सवाल में है। ठीक है ये जो भाजक है, अब इसको भाज्य के जगह लिखेंगे और जो शेषफल है उसको भाजक के जगह लिखेंगे। अब 15 को किससे गुणा करें ताकि वो 20 से छोटा ही रहे, तो आप कहेंगे 1 से 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, जो कि 20 से बड़ा होगा। शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बचेगा जी। ठीक है, अब फिर से वही प्रक्रिया करेंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। तो भाजक वाली संख्या को फिर से भाज्य के जगह रखेंगे और शेषफल वाली संख्या को भाजक के जगह रख करके फिर से कोई भागफल लेंगे। कौन से भागफल रखने पे, किससे गुणा करने से यह 15 आएगा या 15 से छोटी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे 15 आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हम 3 से 5 में गुणा करते हैं, यानी भागफल को हम 3 लेते हैं, तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। यानी 3 से गुणा करने पर शेषफल कितना होगा, 0 होगा। यानी कि यहीं पे हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। अब बात आती है कि इन दोनों संख्याओं का हम लोग तो क्या निकाल रहे थे, HCF निकाल रहे थे। तो HCF गया कहाँ, HCF कौन सा है इसमें से, तो जो सबसे अंतिम भाजक होगा वही, जो कि 5 है, वही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा जी। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। कल इस पे आधारित बहुत सारे सवालों को लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समापवर्त बोलते हैं, और LCM निकालना, जिसे हम
लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कोई दो संख्या दी हुई है और सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज निकालना सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल में लिखने को ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक संख्या है 20, इसको हम कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसके अभाज्य गुणनखंड को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले 20 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, कितनी बार में, 10 बार में। फिर से 10 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 से करेंगे, ये आएगा हमारे सामने। यानी कि 20 कौन कौन सी संख्याओं से और कितनी बार कटा, तो 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर इन सभी संख्याओं का गुणा फिर से करें तो हमारे सामने 20 आ जाएगा, यानी 2 गुणे 2 यानी 4 और 4 बचे 20। अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, क्या हम ऐसे छोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 गुणे 2 होकर के 4 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसा लिखेंगे कि उसमें 2 एक ही बार दिखे लेकिन उपस्थित 2 बार हो। तो जब एक संख्या एक से ज्यादा बार आए तो उसके पावर के रूप में लिखते हैं, यानी घात के रूप में लिखते हैं। जितनी बार आएगी उतना घात लगा देंगे, यानी 2 बार आया तो 2 के ऊपर 2 घात हमने लगा दिया। 5 एक बार आया तो 5 के ऊपर 1 घात लगा दिया। उम्मीद है ये अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं किसी भी संख्या का, वो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधियों को जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। उदाहरण हम अभी जब सवाल लगाएंगे उदाहरण समझेंगे। एलसीएम भी समझ लीजिए कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब हम देखेंगे कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं और किस विधि का हम प्रयोग करके निकालेंगे। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे यही अभाज्य गुणनखंड वाली विधि का। जैसे मान लीजिए हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक 25 दिया हुआ है और एक 30 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 25 को कैसे लिखेंगे, 25 कौन कौन सी संख्या से और कितनी बार कटेगा, सबसे पहले 5 से काटेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, कितनी बार में भाग जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। और फिर से 5 से कर देंगे तो 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे कर लीजिए, 25 को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 आएगा, फिर से 5 को काटेंगे तो एक शेषफल आ जाएगा, यानी इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 5। 30 को करेंगे ऐसे ही, तो देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे 15 आएगा, 15 को 3 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम यानी लौसा और मौसा दोनों ही निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये होगा एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्याएं दोनों में कॉमन हो, दोनों में मिल रही हो, दोनों में उपस्थित हो, वही या उनका गुणनफल ही एचसीएफ होगा। जैसे देखिए इसमें केवल 2 5 हैं और इसमें देखिए 1 5 है।
2 और 3 क्या इस ऊपर वाली लाइन में आपको दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में कौन सी संख्या एक जैसी है? तो आप कहेंगे केवल 5। और कितने 5? एक ही 5, क्योंकि इसमें तो केवल एक ही है, इसमें 2 है, लेकिन कितने मिल रहे हैं ये भी देखना है। ठीक है, तो 5 मिल रहा है दोनों में, और कितनी बार मिल रहा है? एक बार। तो यानी एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में ये दोनों संख्याएं जो हैं वह, जैसे देखिए, दो 25 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 बार आया है तो, और 30 को लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। जो भी संख्या होगी उस संख्या को लेंगे जिसका घात अधिक होगा। जो जितनी ज्यादा बार आया रहेगा उसको हम एलसीएम में लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बार 5 किस में आया है? तो आप कहेंगे ऊपर वाले 25 में आया है, 2 बार आया है तो 25 लिखेंगे। और यहाँ पे 5 को हमने पहले ही ज्यादा ले लिया है, इसमें क्या क्या और बाकी है? तो 2 और 3, तो इन सबका गुणनफल गुणा करके जो आएगा, क्या आएगा? 3 दूनी 6 और 6 गुणे 25, 150 आपका एलसीएम होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, और इसके आधार पे सवाल कल हम देखेंगे। एक और कंसेप्ट, एक और फार्मूला जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे एलसीएम या एचसीएफ हम निकाल सकते हैं, वह फार्मूला है ए गुणे बी एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पे ए और बी क्या है? तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं? तो पूछेगा कि दो संख्याएं 15 और 10 का, 15 और 10 दो अलग अलग संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का पूछेगा, दो संख्याओं का 15 और 10 का एलसीएम या एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5 है। तो आप बताइए कि इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, यानी कि 3 चीजें दे करके एक चीज पूछेगा। ए, बी और एचसीएफ इसमें दे चुका है, आपसे पूछा है एलसीएम के बारे में कि एलसीएम क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। ए के जगह 15 रखेंगे, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी के जगह 10 रखेंगे। एचसीएफ कितना दिया है? 5 दिया है, एचसीएफ के जगह 5 रखेंगे। एलसीएम के जगह कुछ नहीं है तो इसको एलसीएम ही लिख देंगे। अब 5 को हम नीचे लाएंगे तो 15 गुणे 10 बटे का 5, 5 से 15 को 3 बार में काटेंगे और 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 30, यानी एलसीएम जो होगा ये इन दोनों संख्याओं का 30 होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और इस पे आधारित सभी अलग अलग तरीके के सवाल कल हम करेंगे। कुछ अन्य बातें और अन्य महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। जैसे देखिए, दशमलव प्रसार की बात करेंगे। दशमलव प्रसार क्या है? जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और वह पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, यानी शेषफल 0 नहीं आता है, तो उसमें हम दशमलव लगा करके उसको पूरा तरीके से विभाजित करने का प्रयास करते हैं। उस तरीके में कई संख्याएं ऐसी होती हैं जो दशमलव लगाने के बाद 0 शेषफल दे देती हैं, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। कुछ ऐसे संख्याएं होती हैं जिनको विभाजित करने जाने पर दशमलव लगाते ही वो आगे बढ़ती जाती हैं और 0 उनका शेषफल नहीं आता है, और लगातार भागफल जो है अलग अलग तरीके का आने लगता है। तो वह जो संख्या होती है वह अशांत और अनावर्ती होती है, यानी कि एक जैसे के भागफल संख्या नहीं आ रहे हैं, बदल बदल करके आ रहे हैं। एक ऐसी संख्या जिसको हम विभाजित करते हैं दशमलव लगाकर, तो
एक ही संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट होती है और उसका विशेष फल 0 नहीं आ रहा होता। एक एक करके बात करेंगे। दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, एक होता है शांत, जो दशमलव लगाने के बाद शेषफल में 0 आ जाता है, और एक होता है अशांत, इसमें शेषफल 0 नहीं आता है। शांत में जैसे मान लीजिए 5/2, 5 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो 2 बार में 4 आएगा और शेषफल 1 बच रहा है। इस शेषफल को भी 0 करने के लिए हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, तो 2 से 10 5 बार में डिवाइड हो जाता है और यह यहीं पे शांत हो जाता है, यानी इसके आगे अब नहीं बढ़ता है क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ऐसी तरह की संख्याओं को, इसी तरह की संख्याओं को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। बात आती है अशांत दशमलव प्रसार की, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है, जब हम भाग देते हैं तो उसका भागफल कुछ इस तरीके का है। किस तरीके का, जैसे मान लीजिए 5.9999999 आता जाए, जैसे इस तरीके में मान लीजिए हम 1/3 यानी 1 को 3 से डिवाइड करें, भाग दें, तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर हम भाग देंगे तो 3 बार में 9 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 9 लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 बार बार आता जाएगा और इस तरीके के दशमलव प्रसार को आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। बात आती है अंतिम अनावर्ती, तो जिसके भागफल कुछ इस प्रकार हों कि 0.56870010001, यानी कि उनके जो अंक हैं वह एक जैसे न हो, बदलते ही जाएं और शेषफल भी 0 न आए, तो ऐसा दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है। अब इस चैप्टर के अंतिम महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं कि कौन सी परिस्थिति में शांत दशमलव प्रसार आते हैं, यानी शांत दशमलव प्रसार आने की कुछ शर्तें होती हैं। जब दशमलव प्रसार अशांत न होकर के शांत होता है, जब भी हम संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, तो जब q में यानी हर में 2 या 5 का मल्टीपल होगा यानी गुणज होगा, तो क्या होगा, जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। जैसे मान लीजिए हमने 5/10 लिया, तो 10 में हम देखेंगे 2 या 5 है या नहीं है, तो देखिए 10 में 2 और 5 दोनों है। कैसे, 10 को 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे 2 और 5 दोनों है, तो हम कह सकते हैं कि बिना भाग किए कि ये जो संख्या आपको दिख रही है इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। कैसे, भाग करके भी देख लेते हैं। 5 में 10 से भाग देना है, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 10 का गुणा 5 बार में करेंगे तो 50 आकर के शेषफल 0 हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण की मदद से समझेंगे, यहाँ पर 1/8 हमने लिखा, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 या 5 का गुणज है या नहीं, तो आप कहेंगे 8 में 2 तो उपस्थित है जी। अगर 2 है तो क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। भाग करके देख लेते हैं, 1 और 8 से 1 में भाग देना है, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे और 8 से 1 बार में भाग देंगे, तो 1 बार में 8 और शेषफल 2 बचेगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे और 8 से 2 बार में भाग देंगे
तो 16 आएगा, बचेगा 4। एक बार और जीरो बढ़ाएंगे और 8 से भाग देंगे तो 5 बार में यह 40 आकर के शेषफल 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये इन सारे टॉपिक्स को, ये सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट और इस वास्तविक संख्या से रिलेटेड सभी जो थ्योरी थी उसको मैंने कवर किया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। इस पर आधारित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।